अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दुनिया की जियोपॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बात करें तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट होने की तरफ होता हुआ पहला इशारा है कि इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, कल उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में खात्मा हो गया। इस खबर के कल से ही निकलकर सामने आना शुरू हो चुका था, क्योंकि जब ये पूरी बात निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से ये पूरी चीज हुई है, उसके ऊपर कई सारी आशंकाएं जताई जा रही थी। इसराइल के ऊपर डाउट जताया जा रहा था, काफी बातें इसको लेकर चल रही थी कि आखिर इसको लेकर क्या अंदेशा है और क्या एक्चुअल में फैक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही था कि जिस रीजन से, जिस समय पर, जिस परिस्थिति में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, वहां पर एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि 3 हेलीकॉप्टर थे। बट जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो इब्राहिम रईसी का था। एंड यहां पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इब्राहिम रईसी के साथ उनके हेलीकॉप्टर में कुल जमा 9 लोग मौजूद थे और उसमें से एक ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। अब एक साथ ईरान के दो बड़े लीडर्स का खत्म हो जाना, ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। लेकिन यही असलियत है कि ये हो गया है। और देखिए, ईरान के लिए इस समय ये पोजीशन इसीलिए भी इतनी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, पहले इन लोगों ने इसराइल के ऊपर भी हमले किए थे और इसराइल और ईरान के बीच में जो थोड़ी बहुत गहमा गहमी है वो लगातार जब से इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हुई तब से ही चल रही है, क्योंकि ईरान काफी बैक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन ये भी है कि ईरान को सपोर्ट करने वालों में रशिया भी है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसमें ईरान ने रशिया को काफी मदद करी थी। तो ऐसे में इस समय ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमरिब अब्दुल्लाहियन की जो मृत्यु हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में, ये ईरान के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा झटका है और आने वाले समय में इसके हमको कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ईरान की, तो ईरान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वहां पर दो तरह की तस्वीरें थी। जो एक तस्वीर निकल कर आ रही थी उसमें ईरान के जो लोग थे वो रात भर बैठकर बस दुआएं कर रहे थे कि कैसे ही करके उनके जो राष्ट्रपति हैं वो बच जाएं और उनको लेकर कुछ पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आए। बट बात वही होती है कि शायद ऐसा लगता है कि उनकी दुआओं में कुछ कमी रह गई या जो भी कुछ हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकल कर आ रही थी जिसमें कि ईरान में लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि ईरान में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। हालांकि अनरेस्ट थोड़ा बहुत तो हर जगह पर रहता ही है। बट जो मेन खबरें आ रही थी, तेहरान टाइम्स की तरफ से भी खबर आई कि इरानियंस फ्रॉम ऑल walks of life took to the streets to pray for the health of President Raisi and his companions। अब देखिए, अगर आप इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे तो ईरान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ईरान के अगर हम आसपास देखें तो तुर्कमेनिस्तान के अलावा अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके पास में लगते हैं। वहीं सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी हालिया हफ्ते में यह हुआ है कि ईरान ने अपना चाबहार पोर्ट जो है वो डेवलपमेंट और यूज के लिए इंडिया को अगले आने वाले 10 साल के लिए दे दिया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर इंडिया की भी ईरान के साथ में एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि इंडिया किसी भी तरीके से ईरान के साथ में इन्वॉल्व हो। ईरान के ऊपर यूएसए ने वैसे ही काफी सारे सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे और वो नहीं चाह रहे थे कि ईरान किसी भी तरीके से बिजनेस कर पाए, पैसे कमा पाए, प्रॉस्पर कर पाए। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे और इसका मेन रीजन यही था कि जो ये मिडिल ईस्ट का रीजन है वहां पर कहीं ना कहीं ईरान को वो कमजोर करना चाहते थे, क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो उसको कमजोर करना चाहते थे और चाहते थे कि उसका दखलंदाजी जो है उस क्षेत्र में कम हो जाए। लेकिन ईरान के पिछले कुछ समय में जो संबंध थे वो इंडिया से बेहतर हुए थे। तो यहां पर ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति है कि यूएसए का स्टैंड इसके ऊपर क्या होने वाला है। अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का भी इसको लेकर ट्वीट आया था कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। हिज कंट्रीब्यूशन, मतलब वही सब चीजें जो नरेंद्र मोदी जी को लिखनी चाहिए थी वो लिखी। इसी के ऊपर शहबाज शरीफ जो कि हमारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनके भी काफी सारे ट्वीट्स निकल कर आए। कल भी उन्होंने ट्वीट्स किए थे और आज भी उन्होंने ट्वीट किया है जब ये खबर निकल कर आई है उसके बाद में। तो जाहिर सी बात है ये इस पूरे रीजन के नेताओं के लिए एक बड़ी शॉकिंग खबर है कि इतने बड़े देश के लीडर के साथ में ऐसा हादसा हो जा रहा है, वो भी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। देखिए, दरअसल जो रीजन है, कल ये बताया जा रहा है कि अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करना था जहां पर कि ये गए हुए थे। उस डैम को इन दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। अजरबैजान अर्मेनिया के पास से जो पूरी बॉर्डर लगती है सीरिया को लेकर, वहां पे जब ये एंटर कर रहे थे वहां पे मौसम खराब तो बताया जा रहा है, बारिश हो रही थी, कोहरा काफी ज्यादा था और इस कारण से बताया जा रहा है कि भाई वहां पर ये पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश का जो माजरा है वो निकलकर सामने आया है। मतलब आप ये मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि जब से हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई थी
उसके बाद से करीब 15 से 18 घंटे तक तो लोकेशन ही समझ में नहीं आ रही थी कि भाई आखिर हुआ क्या है। लगातार सिर्फ कल यही खबरें चल रही थी कि इब्राहिम रईसी या बाकी के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कांटेक्ट ना हो पाने के कारण ही एक अनरेस्ट सा था जो कि क्रिएट हो रहा था। इसके बीच में आप रशिया कितना ज्यादा इन्वॉल्व था इस बात को इस तरीके समझिए कि रशिया ने अपने 47 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट जो थे वो डिप्लॉय कर दिए थे, और इसको भी करने का सिंपल सा यही कारण था कि ईरान रशिया के बहुत सपोर्ट में था, और कहीं ना कहीं रशिया का फुल सपोर्ट ईरान को है, इसीलिए वो इस पूरे नाजुक मौके पर भी ईरान के साथ खड़े थे। अब देखिए, जो ये रीजन है अजरबैजान, आर्मेनिया और ईरान का जो लग रहा है, वहां पर तबरीज करके एक जगह है, राशिद करके एक जगह है, रमसार करके एक जगह है, महादाबाद करके जगह है। इस रीजन के बीच में कहीं भी बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब इस पूरे सिनेरियो में बात सबसे बड़ी खड़ी होती है कि यार आखिर यहां पर ये पोजीशन ढूंढने में इतनी दिक्कत क्यों है। तो भाई, जो मौसम की बात मैंने आपको बताई, पहली बात तो हुए, और दूसरी, टर्की की तरफ से जो एक ड्रोन दिया गया था ईरान को, उसकी हेल्प से इसकी लोकेशन को ढूंढा गया है। वहां पर वो थर्मल इमेजिंग के जरिए कोशिश कर रहे थे कि कुछ ढूंढने, वहां पर कुछ मिल पाए, जिसके जरिए उनको एक स्पॉट ऐसा दिखा जहां पर क्रैश साइट बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी, और उस क्रैश साइट को देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि यार यहां पे अगर कुछ हुआ है तो किसी के बचने की संभावना बहुत कम है। एंड अगेन मैं वही बात कहूंगा कि यहां पर 3 हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे, और 3 हेलीकॉप्टर्स में से सिर्फ एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, वो भी वो जिसमें कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों के दोनों सवार थे। और ये मतलब अगर कोइंसिडेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी बहुत भी कोइंसिडेंस ना होने की गुंजाइश है तो ये बहुत ज्यादा मतलब इंपैक्टफुल बात हो सकती है। इसको लेकर इजराइल की तरफ से एक बहुत ही मतलब मैं कहूंगा इंसेंसिटिव सी बात निकलकर सामने आई थी, जिसमें कि इजराइल के ऊपर शक जताया गया है। जो इजराइल है, उन्होंने दरअसल जब ये इब्राहिम रईसी की मृत्यु की खबर आई थी, उसके पहले ही ये अपनी तरफ से कह दिया था कि हमको तो शक है कि वहां पे शायद कोई बचा नहीं होगा, और उन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह से नकार दिया था। अब वहां पर मीडिया भी इस बात को लेकर चौकन्ना हो गया था कि इस बारे में तो अभी तक कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है, तो फिर इजराइल आखिर क्यों इस बारे में बोल रहा है। हालांकि इसको लेकर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि इजराइल को कुछ ना कुछ डाउट था, अब इन्वॉल्वमेंट की बात तो अभी तक हम कर नहीं सकते। दूसरी बात यह कि जितना समय गुजर चुका था इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, उस इंसिडेंट के समय अवधि को लेकर यह चीज बोली जा सकती है कि शायद वहां पर कुछ मतलब दुर्घटना होने के बाद में कुछ अंदेशे के तहत यह बात कह दी गई हो, तो ये एक हो सकता है। हालांकि इसके बाद में यूएस के एक लॉ मेकर का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उसने कहा था गुड रेडियंस करके बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि ईरान जो है अब इजराइल को ब्लेम करेगा रईसी के चॉपर इंसिडेंट को लेकर। तो यूएसए ईरान को पसंद नहीं करता, सैंक्शंस लगा के रखें, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही। तो यूएस और इजराइल का जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, और कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज को शायद मान के बैठ गए थे या जो भी कुछ है। और अगर अभी इस समय पर हम देखें ईरान की पावर सेंटर को लेकर, तो ईरान का जो पावर पूरा है वो इब्राहिम रईसी के पास था, ऐसा नहीं है। इब्राहिम रईसी के ऊपर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई बैठे हुए हैं। ये बीबीसी का पूरा एक चार्ट है जो उन्होंने रिलीज किया था कि ईरान में आखिर पावर कौन होल्ड करता है वो बताने के लिए। तो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमीनी के नीचे प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी आते थे, जुडिशरी आती थी, पार्लियामेंट आती थी, गार्जियन काउंसिल आती थी, और आर्म्ड फोर्सेज आती थी। तो ऐसा नहीं है कि ईरान में अभी बिल्कुल ही एक वॉइड क्रिएट हो जाने वाला है, बट हाँ ये बात जरूर है कि यहां पर आने वाले समय में कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ऐसा जरूर होगा जिसको लेकर जियोपॉलिटिकली काफी बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इजराइल में इसका हाथ है या नहीं है ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अगर इजराइल का हाथ इसमें थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्वमेंट निकल कर आता है, या इजराइल के स्पाइस का इसमें थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्वमेंट निकल कर आता है, तो ये इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। साथ ही साथ इंडिया जो कि हमेशा न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करता है किसी भी वॉर की सिचुएशन में, उसके लिए भी दिक्कत वाली बात यह हो जाएगी कि इजराइल के साथ तो उसके संबंध अच्छे हैं ही, लेकिन ईरान में भी वो चाबहार पोर्ट को यूज करने के लिए जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो उसका इंक्लिनेशन भी देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हम हमेशा ही देखते आए, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, चाहे कोई भी बात हो, हमेशा इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन गेन करके रखी है। देखते हैं अब इस पूरे मैटर में क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद में रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इजराइल की पोजीशन को लेकर आप क्या कहते हैं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।